अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति डैश तथा डैश के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाता है। ऑप्शन आर पर्यावरण और परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण और आनुवांशिकता, स्वयं और पर्यावरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समायोजित व्यक्ति जो है किस प्रकार से अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वयं और पर्यावरण। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा स्वयं और इस ब्लैंक में आएगा पर्यावरण। तो अब सेंटेंस क्या बना, अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति स्वयं तथा पर्यावरण के साथ, स्वयं यानी कि सेल्फ के साथ में और पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट, दोनों के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है, अपने साथ में और पर्यावरण के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा, पर्यावरण एंड आनुवांशिकता, एनवायरमेंट और हेरिडिटी बोलता है ऑप्शन नंबर बी, तो हेरिडिटी से यहाँ इसका कोई रिलेशन डेवलप नहीं होगा। ऑप्शन ए बोलता है पर्यावरण और परिपक्वता, यानी पर्यावरण और मैच्योरेशन या मैच्योरिटी, तो सेल्फ के साथ ही तो मैच्योरिटी डेवलप होगी, तो इसलिए ऑप्शन ए को चूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे उत्तराखंड एलटी एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे, ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। प्रीवियस जितने भी मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है, ज़रूर देखें जाके, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में कागज एवं लेखनी का उपयोग नहीं होता है? कौन सा ऐसा बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें पेपर और पेन का इस्तेमाल नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है, वो पूछा गया है। शाब्दिक परीक्षण, आर्मी बीटा टेस्ट, प्रदर्शन परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रदर्शन टेस्ट। प्रदर्शन टेस्ट को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन। भाई डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब आप जो भी कुछ करके दिखाते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो प्रदर्शित करते हैं अपने द्वारा, जिसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, भी इसका एक एग्जांपल आ जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं के द्वारा करके या फिर परफॉर्म करके किसी भी चीज़ को, तो वो क्या कहलाता है? प्रदर्शन परीक्षण कहलाता है। कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं आप, कोई लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। तो उसमें हम कागज और लेखनी का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी शाब्दिक परीक्षण जो टेस्ट होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, जो आप रिटन एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें आपको पता है पेपर और पेन का इस्तेमाल होता ही है। आर्मी बीटा टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है और आर्मी अल्फा परीक्षण में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में दूसरा चरण कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट किस चीज़ से रिलेट करता है? चाइल्ड की परफॉर्मेंस, चाइल्ड परफॉर्मेंस इन द क्लास, बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि हाउ मच ही लर्नड फ्रॉम द क्लास, क्लास से या स्कूल से बच्चे ने कितना सीख लिया है, कितना याद कर लिया है, कितना उसको समझ आ चुका है, तो वो उसका क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो दूसरा चरण कौन सा है? खा का है, प्रश्नवार विश्लेषण है, क्वेश्चन एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं, अंकन योजना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, रूपरेखा है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी। दूसरा चरण जो आता है उपलब्धि परीक्षण का, वो आता है रूपरेखा, कि किस तरीके से आप सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। रूपरेखा का मतलब यहाँ पर है डिज़ाइन करना, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है। उसके पहला स्टेप जो आता है उसमें होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि क्या आपका उद्देश्य है। दूसरा आता है उसकी रूपरेखा तैयार करना है, उसको डिज़ाइन करना। तीसरा आता है इसमें राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस, राइटिंग ऑफ क्वेश्चंस। और चौथा स्टेप जो होता है वो है आपका मेकिंग स्कीम्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो उपलब्धि परीक्षण में किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। उपलब्धि परीक्षण में जो दूसरा चरण आया वो है डिजाइन, रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार डैश चरण अमूर्त और तार्किक सोच से संबंधित है।
अमूर्त सोच और तार्किक सोच, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार जो अमूर्त चरण है, अमूर्त चरण को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इंग्लिश में, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कौन सी अवस्था में बच्चा इन चीज़ों का विकास कर लेता है? कौन सी ऐसी स्टेज है? 4 स्टेजेस के बारे में पियाजे ने डिस्कस किया है अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में। पहला संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज है ना, प्री ऑपरेशनल, तो सेकेंड अवस्था है प्री ऑपरेशनल। थर्ड यहाँ पे दिया है फॉर्मल ऑपरेशन, 3 स्टेजेस दी हैं यहाँ पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो लॉजिकली यानी कि तार्किक रूप से सीखने लगता है और अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। इसमें मेटाकॉग्निशन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। समस्या समाधान विधि जो होती है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। मेटाकॉग्निशन चला जाता है फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर और स्किल डेवलपमेंट आने लगती है, कौशल का भी विकास होने लगता है इस स्टेज के अंदर। तो ये 14 वर्ष के बाद जो अवस्था डेवलप होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है कि तार्किक सोच, रीजनिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है बच्चे की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RTE राइट टू एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है ये, LT के लिए, उत्तराखंड LT 2021 सिलेबस के साथ में आगे डिटेल टॉपिक भी स्टडी करेंगे। तो RTE आपके सिलेबस में मेंशन किया गया। RTE 2009 के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए बोलता है गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती का निषेध, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें और तदनुसार अतिरिक्त निर्देशों का पालन करें, ज्ञान के बच्चे की समझ का व्यापक और सतत मूल्यांकन, उस पर लागू करने की उसकी क्षमता। तो कौन सा सही है RTE के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये पूछता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर D, A, B, C, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती का निषेध, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता यानी कि बच्चे की कितनी सीखने की क्षमता है आकलन करें, उसके बाद ही उसका आकलन करें और अतिरिक्त जितने भी एडिशनल इंस्ट्रक्शन हैं उनका पालन करें, RTE बोलता है। बच्चे की ज्ञान की समझ होनी चाहिए, व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE की जो बात करें, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे की उपलब्धि का पता चल सके, प्रोग्रेस का पता चल सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी RT के ही अंदर आता है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है, चाहे वो स्कूल में हो या आउटसाइड ऑफ द स्कूल कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया है RTE 2009 के अकॉर्डिंग। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE 2009। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास 6, किसके अनुसार जीवन के अर्थ के बारे में चिंतन करने की क्षमता एक प्रकार की बुद्धि है? JP गिलफोर्ड बोलते हैं ये, H गार्डनर बोलते हैं यानी कि हॉवर्ड गार्डनर, C स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन या थर्नस्टन। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, किसके अनुसार जीवन के अर्थ के बारे में चिंतन करने की क्षमता एक प्रकार की बुद्धि है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर B, ये बोला है हॉवर्ड गार्डनर ने। हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है हॉवर्ड गार्डनर ने, जिसमें वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए जोड़ देते हैं। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, और ये हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है। ये स्थानीय बुद्धि के भी डेवलप यही इन्होंने ही किया है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रपोज किया है। उन्हीं का ही है कि जीवन के अर्थ के बारे में चिंतन करने की क्षमता, ये क्या है भाई? एक प्रकार की एक बुद्धि है। तो ये जो टाइप दिया गया है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में, खराब वर्तनी ठीक से लिखने में असमर्थता, अस्पष्ट लिखावट,
डैश अधिगम अक्षमता का लक्षण है। कौन सी डिसेबिलिटी है ये जिसमें बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है, लिखने में असमर्थ है, अस्पष्ट उसकी लिखावट है? तो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं ये लक्षण? डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या है? डिसग्राफिया। तो देखिए ग्राफिया से हम पहचानते हैं कि बच्चे में लिखने संबंधित विकार है, तो वो डिसग्राफिया कहलाता है। डिसलेक्सिया, स्पेलिंग लिख देते हैं, डिसलेक्सिया क्या है भाई? पढ़ने संबंधित, रीडिंग संबंधित, रीडिंग डिसऑर्डर जो बच्चे में आता है उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। और ये किसका एक प्रकार है? लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी का एक प्रकार है। ठीक है। डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधित मैथमेटिकल प्रॉब्लम या मैथमेटिक्स अगर बच्चे को समझ में नहीं आता, नंबर्स को समझने में बच्चे को असमर्थता होती है, तो वो कहलाता है डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? डिसग्राफिया, लिखने संबंधित। ग्राफ यहाँ से समझ लो, ग्राफ मतलब लिखने संबंधित। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कारण है? तत्काल परिणाम, विशिष्ट अनुसंधान निष्कर्ष, 1 और 2 दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तत्काल परिणाम यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट जो होता है, और विशिष्ट अनुसंधान निष्कर्ष, विशिष्ट स्पेशल अनुसंधान यानी कि जो भी डिस्कवरी की गई है उससे जो रिजल्ट आया, तो दोनों के दोनों क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अधिगम अक्षम बच्चों के कार्य की आदतों में सुधार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अधिगम लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनके काम में, उनके कार्य की आदतों में सुधार करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपर्याप्य व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए, व्यवहार की करीबी निगरानी की आवश्यकता, संकेत देना और प्रेरित किया जाना, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत देना और प्रेरित करना। देखिए बच्चे कैसे हैं? अधिगम यानी कि लर्निंग डिसेबल्ड है, उनको थोड़ा समझने में परेशानी आ रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए उनकी परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए आप उन्हें थोड़ा हिंट देंगे। संकेत देने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने उनको दी है तो उनको हिंट दीजिए, सॉल्व करने में हिंट दीजिए और उसके साथ उनको मोटिवेट कीजिए, तो वो उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने में बहुत मदद देती हैं बच्चे को, और बच्चा कनेक्टेड फील करता है अपने अध्यापक के साथ में। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिससे बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी। पहला बोलता है व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट हमें देना ही नहीं है, पनिशमेंट देने से बच्चे में डीमोटिवेशन आ जाएगा। व्यवहार की करीबी निगरानी की आवश्यकता है, बिल्कुल भाई, जो उसका बिहेवियर है उसको आपको क्लोजली वॉच करना है कि वो उसमें क्यों ऐसी परेशानी आ रही है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, संकेत देना और प्रेरित किया जाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन एक छात्र की शैक्षिक सफलता में सबसे अच्छा पूर्वानुमान लगाएगा? पूर्वानुमान यानी कि पहले से ही आप उसको गैस कर रहे हैं। व्यक्तित्व संबंधित कारक, शारीरिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा या फिर बुद्धि? निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र की शैक्षिक सफलता का सबसे अच्छा पूर्व अनुमान लगाएगा? क्या चीज़ इनमें से बच्चे की परफॉर्मेंस का पहले से ही प्री जजमेंट करने में हेल्पफुल रहेगी कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? ये किस चीज़ के थ्रू हम पता लगा सकते हैं? व्यक्तित्व संबंधित कारक यानी कि पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर के थ्रू, फिजिकल की हेल्प से, मोटिवेशन की हेल्प से, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट की हेल्प से। तो सिंपल है भाई, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंटेलिजेंस के थ्रू, बुद्धि के थ्रू आप इस चीज़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चे की शैक्षिक सफलता क्या होगी, और उसकी शैक्षिक सफलता का क्या अच्छा पूर्वानुमान लगाने के लिए बुद्धि लब्धि होनी चाहिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि बुद्धि होनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी सब बात की बातें हैं, पहले इंटेलिजेंस होगी आपके पास तभी आप ये चीज़ बता पाएंगे, प्री जजमेंट कर
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मिलेंगे आपसे नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में उत्तराखंड LT के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।